ये जिंदगी भी कभी ऐसे तमाशे दिखाती है कि आंखें हैरान होकर रह जाती है। ये अब से तकरीबन 15 से 16 बरस पहले की बात है। वक्त ने अब मेरे बालों में चांदी बिखेर दी है और मैं संजीदा हो गई हूँ, लेकिन उस जमाने में बहुत शौक और चंचल हुआ करती थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। हम शहर से कुछ फासले पर एक कॉलोनी में रहा करते थे। पहले कहीं और थे, फिर पिताजी ने इस इलाके में क्वार्टर खरीद लिया था। मैं वहाँ से बस से कॉलेज आया जाया करती थी। बस स्टॉप हमारे घर के करीब ही था। उस जमाने में ना तो इतनी चहल पहल थी और ना ही इतना ट्रैफिक वगैरह हुआ करता था। मुसाफिरों की भीड़ भी बहुत कम थी। बस गिनती के चंद लोग उस स्टॉप पर आया करते थे। उनमें से कुछ औरतें हुआ करती थी और ज्यादातर मर्द होते थे। तो वो तमाशा जो इस कहानी की बुनियाद बना है, इसी स्टॉप पर नजर आया करता था। पहले दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि एक नौजवान और एक जवान लड़की साथ साथ चले आ रहे थे और वो नौजवान अंधा था। उसके हाथ में एक सफेद छड़ी थी जिसके जरिए वो रास्ते का अंदाजा करके आगे बढ़ रहा था। उस नौजवान के हाथ में गुलाब का एक फूल था। यहाँ तक तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी। स्टॉप पर पहुंचकर वो नौजवान रुक गया, उसके साथ वो लड़की भी रुक गई। मैंने देखा कि दोनों बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि बिल्कुल खामोश थे। कुछ देर बाद जब बस आई तो वो लड़की बस में सवार होने लगी तो उस अंधे नौजवान ने गुलाब का वो फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की फूल लेकर बस में दाखिल हो गई। मुझे भी उसी बस में जाना था, इसीलिए मैं भी बस में सवार हो गई। वो अंधा नौजवान स्टॉप पर ही खड़ा था। उतने में बस एक झटके से आगे रवाना हो गई। ये रोज का तमाशा था, न जाने उस वाकये में कौन सी कहानी पोशीदा थी। वो नौजवान कौन था, उस लड़की से उसका क्या रिश्ता था, वो उसे गुलाब का फूल क्यों दिया करता था वगैरह। इस किस्म के बीसियों सवाल थे जो मेरे जहन में रहते थे। वो लड़की चूंकि मेरे साथ ही बस में सवार होती थी, इसलिए उसे बहुत करीब से देखने का मौका भी मिल जाता था। वो एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। लिबास भी ठीक ठाक ही होता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कहीं काम करती है या पढ़ने के लिए जाया करती है। सफर के दौरान ज्यादातर खामोश ही रहती थी। सिर्फ कंडक्टर को टिकट के पैसे देते वक्त उसे अपनी मंजिल के बारे में बताती, उसके बाद खामोश हो जाती। मेरे अंदर ये सब देखकर बेचैनी पैदा हो गई थी। मैं वैसे भी कुछ इसी मिजाज की हूँ। जब तक किसी भेद की तह तक ना पहुँच जाऊं मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मुझे कुरेद लग गई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन डर था कि अगर मैंने उस लड़की से कुछ पूछा तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उससे बात करने का एक मौका मिल ही गया। उसके हाथ से उसका पर्स छूटकर नीचे गिर पड़ा था, जिसे मैंने फौरन उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उससे फौरन ही कहा, शुक्रिया की क्या बात है, वैसे क्या आप पढ़ती है? उसने कहा, जिन्हीं मैं जॉब करती हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैंने फौरन अपना परिचय करवाया, मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। उसने अपना नाम निशा बताया था। ये हमारी पहली मुलाकात और पहली बातचीत थी। मुझे कम से कम उसका नाम मालूम हो गया था और मुझे यकीन था कि मेरे और उसके दरमियान संबंध की शुरुआत हो चुकी है। मैं बहुत दोस्ताना मिजाज की थी, हर एक से बहुत जल्द दोस्ती कर लिया करती। इसीलिए जब वो दूसरी सुबह बस में सवार हुई तो मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि हम दोनों को एक ही बस मिला करती थी। एक दिन वो मुझे मार्केट में दिखाई दे गई। मैं उस वक्त एक ठेले के पास खड़ी होकर अपने 2-3 दोस्तों के साथ दही बड़े खा रही थी। उस जमाने में हम लड़कियों की ये बहुत बड़ी तफरीह हुआ करती थी कि किसी जगह खड़े होकर कुछ खा पी लें। तो मैंने निशा को जाते हुए देखा। वो अकेली ही थी। मैंने उसे आवाज देकर बुला लिया और दही बड़े की पेशकश कर दी। बस उस दिन के बाद से उससे बाकायदा दोस्ती हो गई। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। अब हम बहुत फ्री हो गए थे और फ्रीली एक दूसरे से बात करने लगे थे। फिर एक दिन मैंने उस नौजवान के बारे में उससे पूछ लिया। मैंने पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो बता दो कि ये सब क्या है। उसने कहा, नहीं तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, बल्कि मैं तो खुद सोच रही थी कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, क्योंकि तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो। इसलिए मैं ये सोचा करती कि तुम मेरे बारे में न जाने क्या ख्याल करती होगी, इसीलिए तुम्हें बता देना बेहतर है। शुक्र है कि तुमने आज खुद ही पूछ लिया। उसके बाद जो उसने अपनी कहानी सुनाई वो बहुत आश्चर्यजनक थी। देखो सुमन, ये दरअसल मोहब्बत की कहानी है और मेरा ख्याल है कि दुनिया की हर कहानी मोहब्बत ही की हुआ करती है। ये और बात है कि इस कहानी का अंदाज अलग हो, लेकिन बात मोहब्बत ही पर अटक जाती है। मैंने कहा, ये तो मैंने महसूस कर ही लिया कि सारा चक्कर मोहब्बत का है, लेकिन आखिर ये चक्कर क्या है? निशा ने कहा, तुम जो कुछ भी अंदाजा लगा रही हो वो बहुत गलत है। बहरहाल मैं ये कहानी तुम्हें किसी और अंदाज से सुना रही हूँ। ये कहानी समीर की है।
जो एक खुश मिजाज और सुंदर नौजवान है, वो महसूस कर रहा है कि उसका भविष्य यकीनन शानदार है, क्योंकि वो शिक्षा के मैदान में दूसरों से बहुत आगे दिखाई देता है। उसके घर में उसके माता पिता के अलावा सिर्फ एक नौजवान बहन है और वो भी कॉलेज में पढ़ती है। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही है, किसी किस्म की कोई खास परेशानी नहीं है, छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। एक दिन समीर कहीं जा रहा था कि अचानक उसे एक नौजवान और सुंदर लड़की मिलती है। ये बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है। वो लड़की घबराई हुई कहीं चली जा रही है और दो गुंडे उसके पीछे लगे हुए हैं। उस लड़की को इस हाल में देखकर समीर के दिल में एक जज्बा सा जाग उठता है। ये जज्बा जिंदगी में एक बार हर नौजवान के सीने में पैदा हुआ करता है। लेकिन मुसीबत ये है कि समीर कोई फिल्मी हीरो या टार्जन नहीं है कि वो जाकर उन गुंडों से भिड़ जाए और उस लड़की को बचा ले। वो कमजोर सा नौजवान है जिसने अपने जिस्म से ज्यादा अपनी शिक्षा पर तवज्जो दी है। इस किस्म के सीधे साधे नौजवान हर जगह दिखाई दे जाएंगे, तो समीर भी उन्हीं में से एक है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो उस लड़की को बचाने के लिए क्या करे। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझती है। वो उस लड़की के साथ साथ चलने लगता है और उससे इस तरह बातें करने लगता है जैसे या तो वो उस लड़की को बहुत दिनों से जानता हो या फिर वो लड़की उसके घराने की हो। लड़की हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन खामोश ही रहती है। वो इस बात पर सुकून महसूस कर रही है कि समीर के आने ने उन गुंडों को थोड़ा सा परेशान कर दिया था। वो पीछे हट गए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। दोनों कुछ देर तक साथ साथ चलते हैं, फिर वो गुंडे पीछा छोड़कर किसी और तरफ चले जाते हैं। समीर भी जब इत्मीनान कर लेता है कि अब इस लड़की को कोई खतरा नहीं है, तो रुक जाता है और उस लड़की से कहता है, ठीक है, अब आप चली जाओ, गुंडों ने आपका पीछा छोड़ दिया है। उस वक्त भी वो लड़की कुछ कहना चाहती है लेकिन हिचकिचा कर रह जाता है और उस वक्त समीर को पता चलता है कि वो बेचारी बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। समीर कुदरत की इस नाइंसाफी पर हैरान होकर रह जाता है। वो बहुत सुंदर लड़की थी, लंबे कद की, खुश रंग और खुश शक्ल, लेकिन वो बोल नहीं सकती है, जैसे चांद में एक गहरा दाग लगा हुआ हो। वो समीर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बोल रही है। वो आंखें शुक्रिया अदा कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है। उस हमदर्दी पर वो आंखें बोलने लगती है। समीर उन सुंदर आंखों की आवाज सुनकर मुस्कुरा देता है। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, रास्ते में मिलते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। ये अजीब मुलाकात होती है। एक तरफ से बिल्कुल खामोशी, सिर्फ समीर है जो उससे न जाने क्या क्या बातें करता रहता है। उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कौन है, क्या करता है। वो लड़की भी एक दिन समीर को एक कागज दे देती है जिस पर उसने अपने बारे में पूरी डिटेल लिखी है। उसने लिखा है, मैं काजल हूँ। घर वाले कहते हैं कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ। हो सकता है कि ऐसा ही हो, मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब मैं किसी से मिलती हूँ तो पहली निगाह में उसकी आंखों में मेरे लिए पसंद के जज्बात होते हैं। फिर जब उसे ये एहसास होता है कि मैं एक गूंगी लड़की हूँ तो फिर वही आंखें बदल जाया करती है। अब उन आंखों में मेरे लिए रहम और दुख की भावना होती है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या मुझे इसीलिए बनाया गया है कि मुझ पर तरस खाया जाए? मेरा ख्याल है ये इंसान की तौहीन है। बहरहाल जिंदगी तो अब इसी तरह गुजारनी है। घर वालों ने मेरी आवाज के लिए क्या क्या जतन नहीं किए होंगे। डॉक्टर, पीर, फकीर, तावीज सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो मुझे आवाज नहीं दिला सके। भगवान की यही मर्जी थी। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, घर पर किताबें पढ़ी। उसके बाद गूंगे बहरों के स्कूल में मुझे दाखिल कर दिया गया, जहां इशारों की मदद से शिक्षा दी जाती है और बात करनी सिखाई जाती है। बहरहाल मैंने उसी स्कूल में शिक्षा हासिल की और आजकल उसी स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ। उस दिन आपने अगर मेरा साथ ना दिया होता तो वो गुंडे न जाने कैसी बदसलूकी कर जाते। गुंडों का क्या भरोसा, उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं होती कि सामने से आने वाली लड़की गूंगी है या वो अपने किसी रिश्तेदार की मौत पर रोकर आ रही है। उन्हें तो बस लड़की को देखने, तंग करने और मौका मिलने पर उसके साथ बदसलूकी करने से मतलब होता है। अब जिंदगी की राह में आप मुझे मिल गए हैं। आपकी मैं कदर करती हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए रहम और अफसोस नहीं बल्कि मोहब्बत की भावना देखी है। भगवान के लिए इसे मेरा वहम मत समझना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आपकी वजह से जिंदगी में जो खुशी मिली है, काश वो बरकरार रह सके। समीर उसका साथ देने का फैसला कर लेता है। उस लड़की ने उसके दिल में अपना घर बना लिया है। अंदर ही अंदर वो पाकीज़ा और मासूम सी लड़की उसे बहुत अच्छी लगने लगी है। उसने फैसला कर लिया है कि वो उससे अलग नहीं होगा, जिंदगी भर उसका साथ देगा।
वो काजल के नजदीक होने के लिए और उसकी बातें समझने के लिए इशारों की जबान सीखना शुरू कर देता है। ये वो जबान है जिसकी बाकायदा शिक्षा दी जाती है और उसके जरिए छोटी बात से लेकर फलसफा तक पर बातचीत हो सकती है। ये मोहब्बत की इंतहा है। समीर बोल सकता है, उसके बावजूद अपनी महबूबा से बातें करने के लिए इशारों की जबान सीख रहा है, और वो भी बाकायदा ऐसे एक स्कूल में दाखिला लेकर। वो ये चाहता है कि उसके और काजल के दरमियान कोई फासला ना रहे, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझ ले। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। काजल भी उसकी बेपनाह मोहब्बत की कदर करती है। वो जब भी मिलता है तो बेताबी से उसके हाथों को चूमने लगती है। उसकी खामोश आंखों से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आंसू रवा हो जाते हैं। अब समीर का ये मामूल हो गया है कि वो रोजाना एक खास मुकाम पर खड़ा होकर काजल का इंतजार किया करता है और उसके लिए गुलाब का एक फूल लेकर आता है। स्टॉप पर आकर वो काजल को फूल दे देता है। काजल वो फूल हाथ में लेकर बस पर सवार हो जाती है। ये अजीब बात है, मेरा ये तजुर्बा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत का आगाज करे तो शुरू शुरू में बहुत दुश्वारियां होती है। हर किस्म की बातें बर्दाश्त करनी होती है। लोग अलग अलग नजरों से उन दोनों को देखते हैं। लेकिन जब ये मोहब्बत मजबूत हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो फिर लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत के लिए सम्मान पैदा हो जाता है। फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। यही हाल समीर और काजल का भी था। दोनों को एक साथ देखकर पहले तो कुछ आवाजें वगैरह भी कसी जाती थी, थोड़ा मजाक भी उड़ाया जाता, फिर सब इस बात के न सिर्फ आदी हो गए बल्कि उनका सम्मान भी करने लगे। समीर के माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए क्योंकि उन्होंने समीर की मोहब्बत की शिद्दत देख ली है। और जहाँ तक काजल के माँ बाप का ताल्लुक है तो उनके लिए बहुत सुकून और खुशी की बात है कि उनकी गूंगी लड़की को किसी नौजवान की मोहब्बत का सहारा हासिल हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब बात सिर्फ इतनी है कि दोनों को एक रिश्ते में कानूनी तौर पर बांध देना चाहिए। लेकिन कहानी तो इतनी आसानी से अंजाम को नहीं पहुंचती, इसमें बहुत उलट फिर हुआ करते हैं, बहुत मोड़ आते हैं और ये कहानी कुछ कुर्बानी भी मांगती है। बात ये होती है कि एक दिन समीर अपने दोस्त से उसकी गाड़ी मांग लेता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो काजल को सैर कराए, खुली फिजाओं में, पार्कों में, समंदर के किनारे, हर उस जगह जहां जाकर काजल के होठों पर मुस्कुराहट आ सके, उसकी खामोश आंखों में खुशियों के रंग आ सके। वो उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहता है। काजल भी अपने घरवालों से इजाजत ले लेती है। समीर काजल को अपने साथ बिठा लेता है और मोहब्बत का ये सफर शुरू हो जाता है। लेकिन उस सफर का अंजाम बहुत दर्दनाक साबित होता है। ये ऐसा अंजाम है जो सिर्फ कहानी और फिल्म वगैरह में होता है, लेकिन जिंदगी भी तो ऐसी ही बातों से सजी होती है। रास्ते में मौत और बदकिस्मती खड़ी है, मौत काजल के लिए और बदकिस्मती समीर के लिए। उनकी गाड़ी न जाने किस तरह बेकाबू होकर एक बस से टकरा जाती है। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। कर्बनाक चीखें और गाड़ी के टूटने पिचकने की आवाजें। लोग दौड़ते हैं, उन दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। समीर बेहोश है, उसकी आंखों से खून बह रहा है, स्क्रीन की कर्चियां उसकी आंखों में उतर गई है, जबकि काजल मर चुकी है। गूंगी मोहब्बत ने अपना गूंगा अंजाम हासिल कर लिया है। एम्बुलेंस आती है, दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। काजल की कहानी तो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से समीर की कहानी शुरू होती है, क्योंकि वो अभी जिंदा है और इंसान जब तक जिंदा रहता है कहानियां उसका साथ नहीं छोड़ती, साए की तरह उसके साथ साथ चलती है और उसे एहसास दिलाती रहती है कि उसे अभी और भी दुखों का सामना करना है, और भी गम रास्ते में फन उठाए खड़े हैं और वो उनसे बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सब कुछ मुकद्दर है और मुकद्दर तो इसी तरह का हुआ करता है। बहुत दिनों के बाद जब अस्पताल में समीर को होश आता है तो सबसे पहला एहसास अंधेरे का होता है। बेपनाह अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। और उस वक्त उसे बताया जाता है कि उस हादसे ने उसकी आंखें छीन ली है। वो तड़प कर रह जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैं फूलों के रंग नहीं देख सकता, आसमान पर उड़ते हुए बादलों को नहीं देख सकता, अपनी काजल को नहीं देख सकता, लेकिन कम से कम उसे महसूस तो कर सकता हूँ। उसके कदमों की आहट तो मेरे साथ होगी ना। उस वक्त समीर के घर वाले उसके साथ खड़े हैं। वो ये सुनकर तड़प जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बेचारे समीर को इस बात का एहसास नहीं है कि उसकी काजल उसका साथ छोड़ चुकी है। वो अब उसके पास कभी नहीं आएगी, वो उसे कभी महसूस नहीं कर सकेगा और उसे जिंदगी भर काजल के बिना जीना पड़ेगा। उस वक्त एक डॉक्टर समीर के घर वालों को एक तरफ ले जाकर कहता है, देखिए ये किसी काजल को याद कर रहा है, शायद ये वही लड़की है
जो उस हादसे के वक्त इसके साथ थी। मेरी बात सुनिए, आप लोग काजल की मौत के बारे में कुछ ना बताइए वरना वो इस दोहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। समीर आवाज देता है। सुनो मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मुझे ये तो बता दो कि काजल कैसी है, वो कहाँ है। उसकी बहन झूठ बोलती है, वो भी जख्मी हो गई है और दूसरे कमरे में है और बेहोश है। उसने पूछा वो ठीक तो हो जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली, वो आंखें जो पहले ही अपनी रोशनी खो चुकी थी। फिर उसे अपनी हालत का ख्याल आ जाता है, वो तो अब किसी काम का नहीं रहा, उसके लिए दुनिया के सारे मंजर वीरान हो गए हैं। वो रोना भी चाहता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, वो तड़प कर रह जाता है। उसे शायद सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि वो अपनी काजल को नहीं देख सकेगा। उसकी बेकरारी और बेचैनी जब हद से बढ़ने लगती है तो डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो इसी तरह तड़पता तड़पता नींद की आगोश में चला जाता है। बहरहाल कई दिनों के बाद उसकी आंखों के जख्म भर चुके हैं। अब उसने अंधेरों से समझौता कर लिया है क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब उसके मिजाज में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो पहले बहुत हंसमुख हुआ करता था, बात बात पर हंसता रहता था, लेकिन अब उसने एक दर्द भरी खामोशी अख्तियार कर ली है। बस उसे सिर्फ काजल की फिक्र लगी रहती है। उसे ये कह दिया जाता है कि काजल बिल्कुल ठीक है और 2-4 दिनों के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके हाथ में एक सफेद छड़ी आ गई है जिसकी मदद से वो रास्तों को महसूस करता है और उन पर चलने की कोशिश करता है। शुरू शुरू में उसे बेहद तकलीफ होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसी जिंदगी का आदी हो जाता है। उसे घर वापस ले आते हैं। घर आकर भी उसकी वही रट है कि उसे काजल के पास ले जाया जाए, वो उससे मिलना चाहता है। वो कहता है, आखिर क्या बात है, तुम लोग मुझे काजल के पास क्यों नहीं ले जाते, क्या उसके साथ कुछ हो गया है? उसकी बहन जल्दी से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर वापस आ चुकी है। तो फिर भगवान के लिए मुझे उस तक पहुंचा दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उस वक्त उसकी बहन एक फैसला करती है, एक अजीब और अनोखा फैसला, ऐसा फैसला जो शायद इससे पहले किसी ने ना किया हो, शायद ऐसी सिचुएशन पहले कभी किसी के साथ पेश ना आई हो। वो खुद काजल बनने का फैसला कर लेती है। हाँ, वो काजल बनकर समीर से मिलना चाहती है ताकि उस बेचारे को जिंदगी के एक सहारे का यकीन हासिल रहे। वो कहती है, ठीक है भाई, काजल बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो कल उसी जगह तुम्हारा इंतजार करेगी जहां तुम उससे मिला करते हो। उस वक्त समीर की खुशी देखने के काबिल होती है। वो अपनी आंखों से कुछ देख तो नहीं सकता, लेकिन उसे अपने अंदर की दुनिया में सब कुछ रंगीन नजर आ रहा होगा। वो खुशी से गुनगुनाता है, हंसता है। उसकी हालत देखकर घरवालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कितने दिनों के बाद अपनी जिंदगी की तरफ लौटा है, उसने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है और इस वक्त कोई भी उसे हकीकत बताकर उसके तबाह हो जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, इसलिए सभी खामोश रहते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि ये कहानी अपने बहाव में क्या रुख लेती है। दूसरे दिन उसकी बहन उस जगह जाकर पहले से खड़ी हो जाती है। समीर आता हुआ दिखाई देता है। उसके एक हाथ में सफेद छड़ी है, दूसरे हाथ में गुलाब का फूल। पहले की तरह जब वो काजल के लिए ऐसा फूल लाया करता था, वो अपने अंदाज से उसी जगह आकर खड़ा होता है जहां पहले खड़ा हुआ करता था। वो बेयकीनी से पूछता है, काजल तुम हो ना? उसकी बहन उसके हाथ को छूकर अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाती है। वो बोल नहीं सकती क्योंकि बेचारी काजल गूंगी थी। समीर रोने लगता है। वो कहता है, काजल मैं तो डर रहा था कि मेरी आंखें चले जाने के बाद शायद तुम भी चली गई हो, क्योंकि मैं अब तो किसी काम का नहीं रहा, एक नाकारा इंसान बनकर रह गया हूँ जो किसी के काम नहीं आ सकता, जो जिंदगी के लिए बोझ बन गया हो। लेकिन तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि मैंने मोहब्बत में घाटे का सौदा नहीं किया। एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की है जो हर हाल में मेरा साथ निभाना जानती है, जिसके सीने में ऐसा प्यार भरा दिल है, जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके महबूब को दुनिया दिखाई देती है या नहीं। क्या तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी काजल? उसकी बहन एक बार फिर उसके हाथ को छूकर उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी बहन के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। ये कैसा तमाशा है कि उसे अपने भाई से उसकी महबूबा बनकर मिलना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ कि दुनिया भर की कहानियों में ऐसी एक कहानी सबसे अलग होगी। फिर वो दोनों साथ साथ स्टॉप पर आते हैं, इसी तरह जिस तरह समीर और काजल आया करते थे। यहाँ पहुंचकर समीर पहले की तरह गुलाब का फूल बढ़ा देता है और उसकी बहन अपने आंसुओं को रोकते हुए बस में सवार हो जाती है। तो सुमन, ये कहानी अब तक इसी तरह से चल रही है, अब देखो इसका अंजाम क्या होता है। मैंने हैरान
होकर निशा की तरफ देखा और कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारा भाई है। निशा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ वो मेरा भाई है, जो मुझे काजल समझकर मेरे साथ साथ स्टॉप पर आता है और रोजाना गुलाब का एक फूल देकर चला जाता है। भगवान की पनाह, ये तो अजीब वाकया है निशा। और तुम भी इस मकसद के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। तुमने इस तरह अभी तक अपने भाई को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन ये तो सोचो ये कब तक चलेगा। जिस दिन तुम्हारे भाई को इस हकीकत का पता चल गया, उस दिन क्या होगा, उस दिन उसकी दिमागी हालत क्या होगी, वो तो शायद पागल ही हो जाए। तुम ठीक कहती हो, हम लोग भी यही सोचते हैं। कई बार सोचा कि उसे बता दिया जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत को देखकर हिम्मत ही नहीं होती, बहुत डर लगता है। मैं उसके बाद भी निशा से मिलती रही, बल्कि वही मंजर दोहराया जाता रहा। वो और समीर एक साथ स्टॉप पर आते, समीर उसे गुलाब का फूल देता था और निशा मेरे साथ ही बस में बैठ जाती। अब ये सब कुछ मेरे लिए दुख का सबब बन गया था। निशा अब मेरी दोस्त हो गई थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि जिस दिन ये भेद खुल गया, फिर उस दिन क्या होगा। फिर ऐसा हुआ कि निशा बहुत दिनों तक नहीं दिखाई दी, उसका भाई भी नहीं दिखाई दिया। न जाने वो कहाँ चले गए थे। एक सुबह निशा फिर दिखाई दे गई, लेकिन इस बार वो अकेली थी, उसका भाई उसके साथ नहीं था। मैंने स्टॉप पर उसे पकड़ लिया और पूछा, निशा ये सब क्या है, क्या तुम अकेली हो, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम इतने दिनों से कहाँ चली गई थी, तुम इतनी कमजोर क्यों दिखाई दे रही हो। मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। निशा धीरे से बोली, अब कहानी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। समीर को पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। मैंने शायद तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है। उस दिन जब मैं और समीर घर से बाहर निकले तो मेरा बच्चा अपने चाचा के साथ मार्केट की तरफ आ गया। उसने जब मुझे देखा तो मम्मी मम्मी कहता मुझसे आकर लिपट गया। बस उस दिन वो कहानी खत्म हो गई। जो काम हमसे नहीं हो सका वो मेरे बच्चे ने कर दिखाया। मैंने पूछा, तो फिर समीर कहाँ है, क्या उसने हालात से समझौता कर लिया है। निशा ने कहा, हाँ समझौता कर लिया है। उसका समझौता कुछ इस तरह का था कि वो यहाँ नहीं रहा, एक ही हफ्ते के अंदर अपनी काजल के पास चला गया और इस वक्त वो दोनों आसमानों पर कहीं एक साथ चल रहे होंगे। समीर के हाथ में गुलाब का एक फूल भी होगा और काजल को भगवान ने जबान भी दे दी होगी और वो समीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होगी। उसी वक्त बस आकर रुकी और हम दोनों बोझल कदमों से उसमें सवार हो गए।